क्लास 12 बीके उन्होंने स्टार्ट किया हुआ चैप्टर 2 ऑफ एक्सचेंज, तो वैसे भी काफी लेक्चर तक चलने वाला है। सबसे पहले तो होमवर्क की बात कर लेते हैं। प्रियंका, आपने मेरे को जो होमवर्क भेजा था उसमें हॉनर डिसऑनर सबकी कंडीशंस की एंट्री करनी थी। आपको जो सब मैं बोला है सिर्फ उतना ही करना है। मैं जो एग्जाम्पल्स में ले रही हूँ वो उसमें एक्चुअली बोला हुआ है कि एक कंडीशन है हॉनर डिसऑनर। आपको सब में सिर्फ बोला था डिसऑनर की एंट्री करनी। उसके बाद अब किसी ने फॉर्मेट नहीं किया था, किसी ने तो फॉर्मेट लाइंस वगैरह ड्रॉ नहीं की, तो प्रॉपरली लाइंस ड्रॉ करके एक पेज पे एक ही इंसान की एंट्री आनी चाहिए। अभी ठीक है, आपके पास बुक्स वगैरह नहीं होगी तो एक पेज पे दो ड्रॉवर और ट्रॉली कंटिन्यूएशन में कर दिया तो चलेगा। अदरवाइज ड्रॉवर का बुक अलग होता है, ट्रॉली का अलग होता है, तो आप कंटिन्यूएशन में नहीं कर सकते ड्रॉवर और ट्रॉली की एंट्री। फिर एक जो एंट्री थी जिसने बिल एंडोर्स किया था, तो वो एंट्री क्या थी, एंडोर्सी को देना कितना था 21,000 और उसने बिल कितने का दिया था 20,000 का। ये 1,000 है ना, उसका डिस्काउंट है। तो ड्रॉवर अपनी बुक में क्या एंट्री करेगा, ये मैं आपको ऑडियो में भी भेज चुकी हूँ, एक बार वापस बता देती हूँ। ड्रॉवर अपनी बुक में जब बिल एंडोर्स करता है तो उसकी एंट्री क्या करता है, एंडोर्सी अकाउंट में एंडोर्सी को कितना देना है 21,000। 21,000 पूरा लिखेगा। 2 बिल्स रिसीवेबल, बिल कितने का दिया उसने 20,000 का। और अभी इसके लिए तो फायदा है, 21,000 देना था, 20,000 के बिल से काम चल रहा है। और फायदा मतलब इनकम, तो इनकम कौन साइड होती है हमारी, क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू डिस्काउंट क्रेडिट साइड में। तो ये हम ड्रॉवर की बुक में एंट्री करेंगे जब उसको 21,000 दिए हुए हम सिर्फ 20,000 का बिल देंगे। एंडोर्सी की बुक में क्या आ जाएगा, इसको बिल मिल रहा है, बिल कितने का मिला सिर्फ 20,000 का। नुकसान कितने का हो गया, जो डिस्काउंट दिया इसका तो नुकसान ही है ना, तो नुकसान हो गया 1,000 रुपए। तो ड्रॉप होगा। इस तरह से आपकी एंट्री आनी चाहिए। जो क्वेश्चन नंबर शायद 4 था, तो उसमें जो लास्ट पार्ट था ना वो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, मैंने ऑडियो में वापस एक्सप्लेन किया। इसके बाद भी अगर नहीं समझाएगा तो बता देना। एंड दो स्टूडेंट जो पॉपुलर विशाल है उन्होंने होमवर्क सेंड नहीं किया है, बाकी सबका मैंने चेक करके सेंड कर दिया। अब आज जो हम लोग पार्ट चालू करने जा रहे हैं वो है बिल्स एंड फॉर कलेक्शन। अब तक हम लोग रिटेल, डिस्काउंट, एंडोर्समेंट देख चुके हैं। अब स्टार्ट हो रहा है बिल्स एंड फॉर कलेक्शन। इसमें क्या होता है, ड्रॉवर के पास ही बिल रहने वाली, ये ड्रॉवर है, बिल मिला इसको। अब इसने बोला है कौन जाएगा ड्रॉवर के पास और उससे पैसे लेगा। इससे अच्छा उसने क्या किया, बैंक को दिया बिल, डिस्काउंट नहीं किया है, उसने बैंक को दिया कि भाई सर्टेन चार्जेस ले लो, ड्यू डेट पे जाना ड्रॉवर के पास, अभी मुझे पैसे मत दो। ये बैंक से अभी कोई भी पैसे नहीं ले रहा है, उसे बिल दे के रखा है कि आप मेरे एजेंट की तरह काम करो, ड्यू डेट पे ड्रॉवर के पास जाना, बिल मतलब देना, उसको पैसे देना, मुझे वापस रिटर्न करना। इसके लिए बैंक क्या चार्ज करेगा, बैंक चार्जेस। बैंक इसके लिए बैंक चार्जेस चार्ज करेगा। अगर बिल डिसऑनर्ड होता है ना तो बैंक का कुछ नुकसान नहीं हो रहा है, वो सीधे जाके ड्रॉवर को बिल वापस दे देगा। तो डिसऑनर, ऑनर सब कुछ ड्रॉवर के ही बुक में एंट्री आएगी। बैंक डिस्काउंट अलग होता है, बिल्स एंड फॉर कलेक्शन अलग होता है। बैंक में अगर डिस्काउंट करे तो बैंक आपको ऑन द स्पॉट पैसे देगी, यहाँ पर बैंक आपको कोई पैसे वैसे नहीं देगी। बैंक आपके एजेंट की तरह काम कर रही है कि उसने बिल लेकर रखा है, ड्यू डेट पे ड्रॉवर से पास जाएगा, पैसे लेगा और ड्रॉवर को वापस दे देगा। तो यहाँ पर आपको कोई डिस्काउंट नहीं आएगा, यहाँ पर बैंक चार्जेस आएगा। तो इसकी एंट्री कर देते हैं। एंट्रीज ये सारी जो भी है वो आपको एडजस्टमेंट बुक में ही लिखनी है, जिसके बाद हम सम करेंगे आपको नॉर्मल बुक में लिखना है। तो बिल्स एंड फॉर कलेक्शन की ड्रॉवर की बुक में क्या एंट्री आएगी, इसके हाथ से बिल गया बिल्स रिसीवेबल, दे किसको रहा है, बैंक, लेकिन यहाँ पर बैंक का नाम नहीं आएगा। यहाँ पर एक नया अकाउंट ओपन होता है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। यहाँ पर पूरा क्या लिखेंगे हम लोग, बिल्स सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ड्रॉवर की बुक में क्या एंट्री आ जाएगी, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, इसको शॉर्ट में बीसी लिख सकते हो, बिल सेंड फॉर BSC, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल गया बिल्स रिसीवेबल। प्रॉब्लम एज यूजुअल कुछ है नहीं उसको, अब बिल के साथ जो चाहेगा वो एंट्री। अब ड्यू डेट पे हॉनर डिसऑनर वही वाला, अगर हॉनर हो जाता तो पैसे किसको मिलने वाले, ड्रॉवर को ही मिलेंगे। तो पैसे मिलेंगे उसको बैंक अकाउंट डेबिट, और यहाँ से उसके पास वो क्या करेगा, बिल तो उसके पास है नहीं, उसने अकाउंट बनाया था बिल सेंड फॉर कलेक्शन,
उसको कैंसिल कर देगा। तो उसको हमने यहाँ पर डेबिट किया था, यहाँ पर क्रेडिट कर देगा, बिल्स सेंड फॉर कलेक्शन। अब यहाँ पर बैंक सपोज बिल था 30,000 का, बैंक के पास पैसे आए 30,000 ड्रॉवी से लेकर आए, बैंक क्या करेगी अपना चार्जेस जो 500-600 रुपए कट करेगी और उसके बाद बचे हुए पैसे ड्रॉवर को दे देगी। तो यहाँ पर बिल कितने का था 30,000, बैंक ने चार्जेस कितना कट किया 500 और बैंक में पैसे का चेक कितने का दिया 29,000। ये जो 500 है वो कहा जाएंगे बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट। ये किसी किसी केस में ही होता है, बाकी मोस्टली आपको बोलेंगे कि बिल हॉनर्ड हो गया, लेकिन कभी कभी अगर बोला कि बिल हॉनर्ड हो गया और बैंक ने चार्जेस कट किए 500 रुपीज, तो बैंक यानी जो चेक है ड्रॉवर को चेक मिल रहा है 29,500, बैंक ने हमने चार्जेस कट कर दिए 500 का और बिल सेंड फॉर कलेक्शन करने के बाद बिल कितने का था 30,000 का। तो यहाँ पर ड्रॉवर की बुक में एंट्री करेगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। इन केस अगर बैंक चार्जेस नहीं है तो पूरा 30,000 यहाँ पर बैंक में 30,000 आता है, यहाँ पे 30,000 का बिल दे दिया। इस बैंक का मतलब है चेक मिल रहा है, वो हमारा डिस्काउंट वाला बैंक नहीं। इस बैंक का मतलब है कि ड्रॉवर को बैंक चेक या फिर आप चाहिए तो कैश मिलते हैं, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 30,000। अगर बैंक चार्जेस है तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। अभी ड्रॉविंग इसकी बुक में नॉर्मल एंट्री, इसने क्या किया बिल ले लिया तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट बैंक टू कैश बैंक अकाउंट, पैसे दे दिए, इसने पूरे पैसे दे दिए। यहाँ पर ड्रॉवर की बुक में बैंक ने अपने चार्जेस कट करके बाकी के पैसे दिए, ये बैंक चार्जेस नहीं देगा ड्रॉवर की बुक में से कटने वाले बैंक चार्जेस। तो यहाँ पर अगर चार्जेस है तो मीट्री क्या करेंगे बैंक चार्जेस अकाउंट में, और एंट्री इसी तरह से लिखना 29,500 और तीसरा अमाउंट 30,000। ट्रॉवी की बुक में बिल स्टेटमेंट बैंक चार्जेस 30,000। ये तो हो गया ऑनर। अभी डिसऑनर हो गया, डिसऑनर हो गया तो ड्रॉवर की बुक में भी एंट्री आएगी विदाउट होल्डिंग चार्जेस। तो ड्रॉवर की बुक में क्या एंट्री आएगी, अभी इसको क्या करना है बिल सेंड फॉर कलेक्शन अमाउंट को तो कैंसिल करना है, ट्रॉवी से लेना है तो ट्रॉवी अकाउंट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। उन्होंने यहाँ पे क्या किया ट्रॉवी से लेना है बिल सेंड फॉर कलेक्शन को देना नहीं है कैंसिल करना है, ट्रॉवी से लेना है बिल सेंड फॉर कलेक्शन को कैंसिल करना है। ट्रॉवी की बुक में तो बिल मिल ही जाएगा उसको, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। ट्रॉवी की बुक में कभी भी एंट्री चेंज नहीं होने वाली टू ट्रॉवर। अब ये अगर लोडिंग चार्जेस के साथ होता तो ट्रॉवी की बुक में क्या आ जाता बिल्स पेबल लोडिंग चार्जेस ट्रॉवर। अब यहाँ पर है ना ट्रॉवर के ऊपर थोड़ा सा अलग है, ट्रॉवर को क्या करना है सेम एंट्री है ट्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। अब ये जो लोडिंग चार्जेस है ना, वो जो बिल सेंड फॉर कलेक्शन वाला एजेंट है जो बैंक में एजेंट की तरह काम किया था वो तो बिल लाके दे देता है। अब डिसऑनर की जो लोडिंग चार्जेस पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है ड्रॉवर। तो ड्रॉवर अपने यहाँ पर क्या लिखेगा टू बैंक, बैंक मतलब कैश और बैंक है उसने पैसे पे किए लोडिंग चार्जेस के लिए। तो ड्रॉवी से बिल सेंड फॉर कलेक्शन कितने का था 30,000। अभी उसने लोडिंग चार्जेस 100 रुपया पे किया तो वो ड्रॉवी से कितना वसूल करने वाला है 30,100। सिर्फ दो केसेस ऐसे होते हैं ना जिसमें ड्रॉवर टू कैश बैंक लिखता है लोडिंग चार्जेस के लिए। एक तो उसके पास खुद रहेगा बिल रिटेन के टाइम पे, और दूसरा बिल सेंड फॉर कलेक्शन है, क्योंकि बिल सेंड फॉर कलेक्शन को भी सेम रिटेन की तरह ही मानते हैं कि हमने ड्रॉवर में नहीं रखकर एक एजेंट को बिल दिया, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी ड्रॉवर की कि लोडिंग चार्जेस वगैरह जो भी पे करना है खुद पे करना। इंडोर्समेंट और डिस्काउंट के टाइम पे जो बिल होता है ना बैंक के पास और इंडोर्सी के पास रहता है, लोडिंग चार्जेस ड्रॉवर पे ही करता है। प्लीज याद रखना सिर्फ दो केसेस ऐसे हैं जिसमें लोडिंग चार्जेस ड्रॉवर को पे करें, तो ड्रॉवर की बुक में हम लिखेंगे टू कैश बैंक, पैसा गया रिटेल के केस में और बिल सेंड फॉर कलेक्शन के केस में।
अब इसका एक सम देख लेते हैं जिसमें वापस तीनों कंडीशंस होती है, ऑनर, डिसऑनर और डिसऑनर के लोडिंग चार्जेस की। लेकिन जो मैं आपको क्वेश्चन सेंड कर रही हूँ ना, उसमें जितना सम में लिखा है आपको सिर्फ वही एंट्री पास करनी है, सारी की सारी नहीं लिख के देनी। ये सिर्फ आपके ये देख समझने के लिए कि अगर हम लोग ऑनर होता है तो क्या एंट्री पास करेंगे, डिसऑनर होता है तो एंट्री पास करेंगे। तो अभी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं जो आपके टेक्स्ट के पेज नंबर 275 पे है। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि क्वेश्चन चेंज हुआ है, न्यू बुक्स है, छोटी छोटी बहुत सारी मिस्टेक्स मिलेगी, इस सम में भी है। उन्होंने जो एंट्री की है ना, उसमें उन्होंने नरेशन में लिखा है बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश। अभी कैश के लिए सोल्ड किया तो इतना सब करने की जरूरत ही क्या थी उनको, नरेशन रॉन्ग है। उसके अलावा उन्होंने गुड सोल्ड किया 33,500, बिल भी दिया 22,500, बाकी का 10,000 का कुछ बताया ही नहीं। तो हम सारी चीजें राइट करेंगे, तो प्लीज टेक्स्ट बुक के ज्यादा भरोसे मत रहना। 10th में भी आप लोगों ने नोटिस किया होगा, फर्स्ट टाइम आई थी आपके टाइम पे तो मिस्टेक्स थी, 12th में भी यही हालत है, फर्स्ट टाइम आ रही है। तो अभी सम क्या है, अनीता सोल्ड गुड्स टू नीता 33,500। अभी ड्रॉवर तो क्लियर हो गया, ये हमारा ड्रॉवर है और ये हमारी ड्रॉविंग। समय लिखने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग से हम लोग समझने के लिए लिखते हैं, बाकी इस तरह से क्वेश्चन में नहीं लिखना है। आपको अगर नहीं समझ में आता तो टेक्स्ट बुक में लिख के रखना। 8 मई 2009 सेम डेट पे उसने बिल ड्रॉ करके दिया 22,500 का 4 मंथ के लिए। फिर 4 अप्रैल को अनीता जो ड्रॉवर थी उसने क्या किया, बिल सेट फॉर कलेक्शन करती है। अभी ऑनर हुआ, डिसऑनर में लोडिंग चार्जेस। अब भी हम सबसे पहले क्या करते हैं, ड्यू डेट निकाल के रखते हैं। ड्यू डेट जो है ना, आपको ये पूरा होने के बाद वर्किंग नोट में लास्ट में बनाना पड़ता है। तो एक बार फॉर्मेट ड्रॉ कर लो। अब तो आइडिया हो ही गया होगा कि 1.5 पेज तक पर बुक लगता है आपको। कभी भी सम के स्टार्टिंग में ड्यू डेट का नहीं करना है, वो वर्किंग नोट का पार्ट है। हम लोग यहाँ पे इसलिए करेंगे क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जगह ही बची है। तो वो यहाँ पे ड्यू डेट कितनी आएगी, 8 मई का बिल है, 4 महीने का, 8/9/2019, 3 days ग्रेस के 11/9/2019। ये हो गया आपकी ड्यू डेट। अब एंट्री करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सेल परचेज की, तो इसकी बुक में आएगी 2019 8 मई। इसने क्या किया, गुड्स बेचा है, नीता अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट 33,500 being goods sold on credit. इसने परचेज किया 2019 8 मई, परचेज अकाउंट है अनीता का। Being goods purchased on credit 33,500। अब इसने बिल कितना बना कर दिया, 22,500। ऑब्वियसली 10,000 का डिस्काउंट तो नहीं देगा। अगर चलो 500, 600 या 1000 तक का भी डिफरेंस होता तो हम डिफरेंस डिस्काउंट में ले लेते। अब ये जो 10,000 है हम लोग अज्यूम कर रहे हैं, लास्ट में नोट लिख लेंगे, अज्यूम कर रहे हैं कि उसने कैश या चेक में पे कर दिया। तो अभी एंट्री क्या करेंगे इसकी, 8 मई, सेम डेट पे वो बिल दे रहा है ना, तो 8 मई पे एंट्री आएगी। इसको बिल मिला, दिस रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 22,500। फिर इसको पैसा भी मिल रहा है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 10,500 टू नीता अकाउंट 30,500। अब ये 10,000 है ना। अब ये 10,000 हम लोग क्यों अज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि अगर 10,000 पे एंट्री नहीं लिखा था ना तो नीता हमारे डेटर में लिखी। अब ऐसा नहीं होता है कि हमने 10,000 डेटर में लिखाया और 22,500 के बिल दे दिया। जितना सेल किया उसका पूरा बिल लोगे ना, या फिर एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए कि उन्होंने 10,000 का क्या किया। मोस्टली सब में ऐसा होता है कि उन्होंने दिया रहता है कि जो बाकी के पैसे वो कैश में पे कर दिया उन्होंने, इसमें नहीं दिया तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं। बिल एक्सेप्टेंस रिसीव and balance received in cash. The cash
कैश और चेक सेम, तो एक्सेप्टेंस रिसीव्ड हुआ 22,500 का, बैलेंस क्या हुआ उसको कैश में मिल गया। अब यहाँ पर एंट्री आएगी अनिता अकाउंटेबल टू बिल्स पेबल टू कैश में 33,500 देना था, उसमें से बिल दे दिया 22,500 का, 10,000 का कैश में। Being acceptance given and balance paid by paid cash। और चेक को भी कैश की तरह ही ट्रीट करते हैं, मतलब पैसा मिल गया है तो या हमें कैश भी सकते हैं या कैश पर चेक भी दे सकते हैं। अब तो हमारी कंडीशन शुरू होती है, सॉरी कंडीशन से पहले क्या किया, उसे प्रिंसिपल का कलेक्शन किया 4 अप्रैल में एंट्री करेंगे। अभी यहाँ पर एक और प्रिंटिंग मिस्टेक है, अब मई में उसको बिल मिला था तो वो अप्रैल में तो बिल सेट का कलेक्शन नहीं कर सकते ना, यहाँ पर मार्च है, क्वेश्चन में भी रेक्टिफाई कर देना, यहाँ पर मार्च है, फिर उसने अप्रैल में किया तो हमारी ड्यू डेट यहाँ से चेंज हो जाएगी, हो जाएगा जुलाई 11 जून, ये हो गया मार्च, यहाँ पर भी हमारा दोनों एक ही जगह पर चल जाएगा मार्च। तो अभी अप्रैल में वो बिल सेट का कलेक्शन कर सकते हैं, मार्च में उसको बिल मिला था, अप्रैल में बिल सेट का कलेक्शन किया था, अप्रैल में एंट्री आ जाएगी बिल सेट फॉर कलेक्शन। मैं यहाँ पर BSc लिख रही हूँ, तो फुल फॉर्म लिखा है बिल सेट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 22,500 का बिल था, बिल सेट फॉर कलेक्शन। यहाँ पर ड्रॉइंग करना ही है, हम खुद के साथ जो कर रहे हैं यहाँ फिर अपनी वे 3 कंडीशन ऑनर्ड, डिसऑनर्ड, डिसऑनर्ड विद नो चार्जेस, तो मैं इसको रफ कर देती हूँ, उसमें 3 कंडीशन करती हूँ। बिल सेट का कलेक्शन तो कर दिया था, पहला केस ऑफिस ऑनर्ड, यहाँ पर ऑनर्ड विद बैंक चार्जेस हो रहा है विद जुलाई, इसको पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट, फिर बैंक चार्जेस को भी डेबिट करेगा, इसके लिए अच्छा है बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल सेट फॉर कलेक्शन। अब इसको बैंक चार्जेस कितना पे करना है 200, बिल कितने का था 22,500, इसको पैसा कितना मिला होगा 22,300। हमेशा ये चेक करना कि आपका डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट सेम होना चाहिए। एक में किसी ने तो एंट्री पास की थी, उसमें डिस्काउंट का अमाउंट ही नहीं लिखा, अब आप जो यहाँ पे नाम लिख रहे हो उसके सामने अमाउंट आना जरूरी है। मैंने बैंक लिखा तो बैंक के सामने अमाउंट आना, बैंक चार्जेस के सामने और बिल सेट फॉर कलेक्शन के सामने भी अमाउंट आना। बीइंग बिल ऑनर्ड या बीइंग एक्सेप्टेंस ऑनर्ड। बैंक चार्जेस पेड, और यहाँ पे पेड क्यों लिखा है, क्योंकि बैंक ने वैसे डिडक्ट कर लिया ना, हम तो सिर्फ बैंक चार्जेस दिखा रहे हैं 200 रुपए, बैंक ने डिडक्ट करके ही पैसे दिए, तो पे हो चुका है, वो वापस पे नहीं करना है उससे। बैंक के पास ही मिलता, बैंक ने 22,500 ट्रॉफी से कलेक्ट किया, हमको कितना दिया 22,300, बैंक ने ऑलरेडी इतना चार्जेस कट कर दिया, वो हम यहाँ पे बैंक चार्जेस का नाम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हमको प्रॉफिट लॉस में दिखाना पड़ेगा कि हमारा खर्चा दिखाना। इस केस में ये क्या करेगा, बिल ले लेगा, तो बिल पेबल अकाउंट सॉरी ऑनर्ड, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक 3,500, इसको कोई चार्जेस वाले एक्स्ट्रा पे नहीं करना है, इसको सिर्फ नॉर्मल एंट्री करनी है। बीइंग एक्सेप्टेंस ऑनर्ड, बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन ऑनर्ड, एक्सेप्टेंस दिया था, अपना प्रॉमिस जो किया था पूरा। सेकेंड केस डिसऑनर्ड, और ये डिसऑनर्ड है विदाउट नोटिंग चार्जेस, सेम रेट पे 11 जुलाई। यहाँ पे आ जाएगा आपका बिल्स रिसीवेबल, लिखेंगे
यहाँ पर ड्रॉवी से लेना है। तो ड्रॉवी का नाम क्या है मैम? नीता। नीता अकाउंट डेबिट टू बिल्स एंड फॉर कलेक्शन 20,000 being bill dishonor, being bill sent for collection dishonor। यहाँ पे भी लिख सकते हो, एक्सेप्टेंस की जगह पर हम लिख सकते हैं being bill sent for collection honor, नाम पूरा लिखना। अब यहाँ पर मिडिल जुलाई dishonor, बिल मिल गया, पेबल अमाउंट है नीता अकाउंट 2,500 acceptance given dishonor। लास्ट कार्ड है विथ नोटिंग चार्जेस dishonor with नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस है आपका 150 जुलाई। ईटा नाम डेबिट। अब यहाँ पे इसको नोटिंग चार्जेस पे भी करने हैं क्योंकि बिल वापस इसको ही मिलने वाला है ना, बिल साइड को कलेक्शन वाले लाके दे दिया इसको। तो बिल साइड को कलेक्शन टू बैंक, इसलिए बिल साइड को कलेक्शन का 20,500, नोटिंग चार्जेस का 150 का पे कर दिया और दोनों मिलाकर ये अमाउंट वसूल करने वाला है नीता से 22,650। यहाँ पर लिखेंगे बीइंग बिल साइड का कलेक्शन डिसऑनर एंड नोटिंग चार्जेस पेड, इसे पे कर दी। इस केस में डिसऑनर नोटिंग चार्जेस this page is accountable। यहाँ पर ये नोटिंग चार्जेस को डेबिट करेगा, इसलिए इसमें सेम एंट्री नोटिंग चार्जेस accountable अनीता। this page is accountable 500, नोटिंग चार्जेस 150। कभी भी एक चीज याद रखना कि यहाँ पर जितना भी ड्रॉवर का नाम पे जितना अमाउंट है ना, उतना ही ड्रॉवी के नाम पे ही होना चाहिए। तो दोनों का जो कलेक्शन है ना तो बराबर रखा है। अनीता को 28,650 नीता देगी और अनीता नीता से कितना वसूल करेगी 22,650। तो ड्रॉवर ड्रॉवी का जो बीच का रिलेशन है कि ये अमाउंट और ये अमाउंट सेम होना जरूरी है। अगर आपका अमाउंट आगे पीछे रहता है तो आपने तो गड़बड़ की। नीता से अनीता को कितना है 22,650, नीता को अनीता को कितना है सेम अमाउंट 22,650। लास्ट में रिलेशन लिखेंगे बीइंग एक्सेप्टेंस डिसऑनर एंड नोटिंग चार्जेस पेबल, पेड नहीं है पेबल, इसे पे नहीं किया। तो यहाँ तक हो गया आपका बिल साइड का कलेक्शन। हमने अब तक 4 पार्ट किया, रिटेन, डिस्काउंट, एंडोस्ड एंड बिल साइड का कलेक्शन। यहाँ तक खत्म हो गया कि वो बिल के साथ क्या क्या कर सकता है, 4 चीजें ही कर सकता है। अभी जो नेक्स्ट पार्ट आएगा ना वो रिन्यू का होगा कि ड्रॉवी ने ड्यू डेट से पहले बोला कि भाई मैं तो पेमेंट नहीं कर सकता हूँ, आपको मुझे नया बिल बना कर देना है, मैं रिन्यू कर रहा हूँ। तो 4 जो कंडीशंस थी वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हुई है। अभी जो 2 कंडीशंस हमारी बची है रिन्यू की, नहीं सॉरी 3 बची है, रिन्यू की बची है, रिटायरमेंट की बची है और ये जो ड्रॉवी है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है। तो 3 कंडीशंस और बची है। तो ये जो अभी हम लोग 16 मई तक लेक्चर्स लेने वाले हैं तो उसमें ये 3 कंडीशंस कंप्लीट कर दूंगी मैं। तो जब लॉकडाउन खुलेगा रेगुलर लेक्चर्स होंगे, नहीं तो फिर जून में हम मेन सम्स पे जाएंगे। तो तब तक प्लीज ये सब रिवाइज कर लेना क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है, सब मिक्स करके आने वाला है तो